मिला हुआ है ना आपको। देखिए वर्ड प्रॉब्लम, आज एपी का वर्ड प्रॉब्लम करना है और जीपी फिर स्टार्ट कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेव ₹16,500 इन 10 इयर्स। ये आपको एस्पेल दिया है। मेन क्या होता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, आपको यही पहचानना है, कुछ नया रूल रेगुलेशन नहीं होता, फॉर्मूला वही लगेगा, बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कहाँ पे कौन है। ठीक है, तो 10 साल में वो बचाता कितना है, 16,500 रुपए, तो S10 हो गया। उसके बाद ये बोला गया N10 है, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर। मतलब मान लीजिए अगर फर्स्ट वाले ईयर में ₹1 बचाया, तो दूसरे में कितना, A + 100, तीसरे में कितना 200, 100 रुपए ज्यादा बचाएगा। ठीक है, सेविंग कितना 100 रुपए ज्यादा, फिर कितना A + 300, ऐसे करके चलेगा। क्या आपको कॉमन डिफरेंस मिला 100? ठीक है 100। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, यानी ए पूछा कितना होगा, एसएन दिया, एन दिया, डी दिया, ए पूछा। एसएन का फार्मूला कोई बोलेगा, 2a + n-1d, यही ना। यहाँ पे S10 16,500 रुपए, n का वैल्यू 10 है, 2 × a 10 - 1 9 और d के प्लेस पे 100। नंबर्स का खेल है, ये 5 से डिवाइड करेंगे 3300, तो 3300 किसके इक्वल, 2a + 900, 900 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2a कितना मिला 2400, तो a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग 1200 मिल गया कि फर्स्ट ईयर में वो कितना सेव करेगा, 1200 रुपीज सेव। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसमें हम लोग को बस यही है ना कि स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या क्या कंडीशन बनेगा और डाटा बस ये लिखना है। आगे ये देखिए एक आदमी पैसा गिन रहा होगा, 6 नंबर 6 नंबर में a man is employed to count 10,710 rupees। कितना उसको काउंट करना है, काउंटिंग अमाउंट कितना है 10,710। ठीक है, कितना रुपया उसको काउंट करना है। मतलब देखिए कैसा कैसा वैरायटी का आदमी होता है, पैसा गिनने के लिए भी आदमी रखा जाता है। ही काउंट्स एट द रेट ऑफ 180 पर मिनट। एक मिनट में कितना 180 रुपए काउंट करता है। ठीक है, कांस्टेंट रेट 180 पर मिनट। और कितनी देर तक ये कांस्टेंट बना हुआ है, फॉर हाफ एन आवर ना। ठीक है, टाइम कितना लगा रहा है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में ना ज्यादा ना कम, कॉन्स्टेंटली 1 मिनट में 180 रुपए को काउंट करता है। तो 30 मिनट में कितना टोटल काउंटेड अमाउंट 5400 हो जाएगा। इज द प्रोडक्ट ऑफ 180 एंड 30। ठीक है, कितना मिलता। उसके बाद आगे क्या बोला गया, आफ्टर दिस, यानी 30वें मिनट के बाद, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। यानी 31st मिनट में कितना काउंट किया 177, 180 से 3 रुपया कम। 32nd में क्या करेगा 174, 3 रुपए कम, फिर 171, 3 रुपए कम, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलेगा। क्या आपको यहाँ पे एपी बनता हुआ दिखा। ठीक है, ये एपी, ये एपी, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना 177, इसका कॉमन डिफरेंस कितना -3 ना, डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है।
जबकि हमको Sn पता है। बताइए तो Sn हमको कितना पता है? हाँ, 10710 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट अमाउंट 5400, ये कितना आएगा 5310। ये Sn हो गया, Sn मिल गया, A मिल गया, D मिल गया। n कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ Sn, n/2 2a प्लस n-1d 5310 n/2 2a, मतलब 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन 2 into 177 प्लस n-1 और d के प्लेस पे -3। एक बार चेक कीजिए तो नंबर थोड़ा हमको बड़ा दिख रहा है। क्या ये 3 से कटेगा? 2 से तो कोई सवाल ही नहीं, 177 है और 3 है, 3 से कैंसिल हो रहा है। 5 3 8 1 9, हाँ होगा, ठीक है। तो 3 से कैंसिल कर रहे हैं सब, 3 से। जैसे 3 से कैंसिल कीजिएगा, यही नीचे लिखते हैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 3 से तो कितना 1 टाइम में, 7 टाइम में, फिर 7 टाइम, 0 into 2 that is equals to n, अंदर में 177 को देखिए 3 से ट्राई कीजिए, 5 टाइम में और 9 टाइम में, 59 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? जो होता है लिख लिया। और यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया n-1, मतलब और ज्यादा कुछ नहीं, अब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 3540, 3540 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया कितना 118 n 118 n माइनस n स्क्वायर प्लस n, माइनस n स्क्वायर प्लस n, अरेंज कर दे सबको एक तरफ, n स्क्वायर माइनस 119 n और प्लस 3540 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल स्प्लिट करना होगा क्योंकि रूट मेथड तो काफी बड़ा हो जाएगा। 5 और 6 30। एक बार 59 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए तो 59 को 6 हमको लग रहा है 59 और 60, मगर प्रोडक्ट चेक करना होगा। आया कितना है? 354, मतलब वही आ रहा है ना 354। हाँ ठीक, तब तो हो गया। स्प्लिट करते हैं, n स्क्वायर माइनस 59n माइनस 60n और प्लस 3540 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 59 आएगा और 60 आएगा। अब मान लीजिए आदमी पैसा गिन रहा है, 59वें मिनट में पैसा खत्म हो गया, तो 60वें मिनट में क्या करेगा? टाइम पास, ठीक ना। तो बताइए कौन आंसर, 59 की 60? 59 आंसर, जो लीस्ट होगा वही आंसर, क्योंकि टाइम का बात है, आदमी हर समय चाहता है कि टाइम मेरा कम लगे, इसलिए लेस वाला ही आंसर। 59 लगाया इतने रुपीस के काउंटिंग में और 30 मिनट पहले ही लगा चुका है 5400 के काउंटिंग में, तो टोटल टाइम कंजम्पशन कितना ऐड कर देंगे? टोटल टाइम कंजम्पशन स्टार्टिंग का 30 और अभी का 59 कुल मिला के 89 मिनट्स उसको लगेगा। आंसर आपका 89, ठीक है। नोट कीजिए, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। ऐप में डाउट दीजिए। अच्छा, हम इसको वर्ड प्रॉब्लम अभी स्टार्ट कर दिए, तो पहले वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डाउट बताने के बाद फिर जीती जाएगी। हाँ,
जिसका हो जाएगा आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं। आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चन क्या है कि थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है 600 यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं थर्ड ईयर मतलब T3 जो है वो 600 है, उसके बाद एंड 700 यूनिट्स इन सेवंथ ईयर, सेवंथ ईयर में 700 यूनिट्स। आगे बोला गया assuming that the product increases uniformly by fixed number every year, यानी कि एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्टेटमेंट जो अभी पढ़े इसका मतलब एपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर एपी का फॉर्मेशन हो गया तो T3 का मतलब होता है A+2D और T7 का मतलब होता है A+6D। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 - 1 तो वैसे केस में A कैंसिल 4D इज इक्वल्स टू 100 आया, 700 - 600 तो D का वैल्यू कितना होगा 25। किसी भी इक्वेशन में आप D का वैल्यू पुट करेंगे तो A निकल जाएगा आपका 550। A मिल गया, D मिल गया। A और D मिलना इसका मतलब AP का हर चीज हमको पता हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो ये तो हमसे A मांगा ना और वो हो जाएगा 550। दूसरे क्वेश्चन में डिमांड किया गया टोटल प्रोडक्ट इन 7 इयर्स, यानी वो S7 है। S7 के लिए फॉर्मूला 7/2 2A प्लस 7 - 1 और D का वैल्यू 25। ये हो गया 150 और ये हो गया 1100, तो 1250 1250 7/2 इंटू 1250 2 से कैंसिल करेंगे 6 to 5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 14 और 3 7 1 42 42 4375 यही है ना, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में बोला द प्रोडक्ट इन 10th ईयर, ये T10 है, T10 का मतलब A प्लस 90, A का वैल्यू 550 और 9 इंटू D का वैल्यू 25, तो ये हो गया कितना 225 और 550 775, यही ना। 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा 775। तीन क्वेश्चन था, तीनों का आंसर। हाँ चलिए अब इसके बाद देखिए शमशद अली होंगे जो स्कूटर खरीद रहे होंगे, मिले क्या 9 नंबर क्वेश्चन, मतलब शमशद अली है ना जबरदस्त काम करके गए। सुन लीजिए क्या, शमशद अली बाइज स्कूटर फॉर 22,000, सौदा पक्का हुआ कितने में 22,000 22,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर, इससे जो डिमांड रखा गया या ये जो निगोशिएशन किए उसके बाद 22,000 में सौदा पक्का, ठीक है। ये 22,000 दीजिए और स्कूटर लेके जाइए, काम खत्म। ये क्या बोले कि पैसा कम है, तो पैसा कम है तो क्या किए ही पेज 4,000 कैश, वो 4,000 क्या किए कैश दिए 4,000, ठीक है। तो कैश पेमेंट कितना था उनका 4,000 रुपीज, और उसके बाद एक बात पे राजी हो गए, agrees to pay the balance in annual installment of 1,000 rupees plus 10% interest on unpaid amount। बस है क्या बोले 1,000 रुपया करके साल में देंगे और उसके साथ 10% का इंटरेस्ट भी देंगे अनपेड अमाउंट में, ठीक है। जो अनपेड अमाउंट मतलब जो बाकी रह जाएगा, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जो कर्ज रहे, ठीक है, उस पे कितना 10% का इंटरेस्ट भी देंगे। हाँ पैसा दिए, इस बात पे राजी हो गए, घर चले आए स्कूटर लेके। अब उसके बाद साल हर साल जाके है ना वो पेमेंट कर रहे हैं, देखो अब उसके हुआ
सबसे पहले वो 22,000 रुपए में से 4,000 अगर दिए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, 18,000, 18। रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो 18,000 हो जाएगा, 18,000 रुपए है। अगर वो राजी है कि 1,000 हर एक साल देंगे, कितना साल लगेगा, 18 साल। वहां से हमको n का वैल्यू मिल गया 18, ठीक है, 18 साल पेमेंट। स्कूटर लेने के बाद अगले साल गया पेमेंट देने के लिए, जिसको पेमेंट देना था उसको 1,000 रुपया हाथ में पकड़ा और बोले और कितना देना, तो बोला कि देखो बात हुआ था 10%, किस पे, अनपेड अमाउंट। तो जब तुम 1,000 लेके आए हो तब तक तुम्हारे ऊपर 18,000 का कर्ज था, इट इज द अनपेड अमाउंट। तो 10% इंटरेस्ट दोगे किसका, 18,000 का। संसद अली बोले चलो ठीक है। फिर अगले साल 1,000 रुपये हाथ में पकड़ा है, और आपको भी पता है कि जो इंटरेस्ट होता है ये ऊपरी कमाई होता है, इसका पेपर ऊपर में। तो काउंटिंग हुआ कि 18,000 में से वो 1,000 दिए, ठीक है, बाकी 2,800 कहाँ चला गया, सेकंड खाते, ठीक है। तो अब अनपेड अमाउंट कितना, 17,000। तो 17,000 पे वो क्या करेंगे, 10% का इंटरेस्ट देंगे। 17,000 पे 10% का इंटरेस्ट देंगे। शायद आपको सीक्वेंस समझ में आ गया हो। आप अगले साल थर्ड ईयर में गए, 1,000 पकड़ाया और क्या किए, 10% का इंटरेस्ट दिए, कितने पे देंगे, 16,000, ठीक है। यहीं पे आपका एपी बनेगा। लास्ट 18वें साल गए, 1,000 रुपया दिए, बोले बस हो गया, लगा ना, तो क्या आदमी जाने देगा उसको, नहीं। बोलेगा जब आप 1,000 देने आए तो आपके 1,000 रुपये कर्ज भी तो था, वो भी तो अनपेड था, 10% इंटरेस्ट का। वो तो घर से लेके गए थे, मगर आप सोचिए कि हो सकता है बच गए, नहीं बचा बेचारा, ठीक है। तो 1,000 पे इंटरेस्ट भी दिए लास्ट वाले ईयर में। देखिए एपी बनता हुआ आपको दिखेगा, 1000 प्लस 1,800 इट इज 2,800 प्लस 1000 प्लस 1,700 2,700, 1000 प्लस 1,600 2,600। क्या आपको एपी दिखा, और वो भी डिक्रीजिंग एपी। एपी है कैसा है, डिक्रीजिंग एपी। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 1,100 रुपए, ठीक है, 1,100 पूरा एपी बन गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इन सब किस्तों में वो कितना पेमेंट दे के आया है वो निकालना है। तो इसका मतलब हमको S18 निकालना है, 18 साल लगा था ना, तो 18/2 और फॉर्मूला होता है A प्लस L, सम में पता है क्या, ठीक है, A प्लस L डायरेक्ट लगाएंगे। क्या सर ये फॉर्मूला लगा के नहीं बना सकते, हाँ बिल्कुल बना सकते, कोई नहीं रुक सकता। A प्लस n-1d 2a प्लस n-1d करके बना सकते, मगर जब हल्का दिख रहा है हमको, लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्ट लगा लो। यहाँ पे 18/2 का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या चल रहा है 39, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 और 9 81, 27 और 8 कितना होता है 35, 00। देखिए 18 साल में कितना पैसा देके आए हैं, 35,100 रुपये। और आपको याद होगा 4,000 कैश भी देके आए, मतलब कमाल करके चले आए। देखिए सौदा पक्का हुआ 22,000 का। देखिए टोटल पेमेंट स्कूटर का कितना हो, टोटल पेमेंट पहले तो 4,000 दिए ही थे, और हर साल ले जाके पैसा भी पहुंचा रहे थे, 35,100 रुपये। स्कूटर का कॉस्ट उनको कितना पड़ गया, 39,100, ठीक है। सब चीज फेल हो गया, ठीक है। और जो स्कूटर खरीदे होंगे ना, चेतक का ही होगा, ठीक है, तो उसको पूरा संभाल के रखे होंगे। कारण है कि सौदा से ज्यादा पैसा दे के आए। बेसिकली आदमी इसीलिए इंस्टॉलमेंट में सामान नहीं खरीदता, जो जानता है जिसके पास है नहीं खरीदता, जो नहीं समझता है उसको खाली मन होता है कि खरीद लेते, और फिर उसके बाद जब है ना उसको इंस्टॉलमेंट देना होता है तो मन छोटा हो जाता है। उस समय क्या होता है कि पैसा नहीं। चलिए टॉपिक डालेंगे जीपी, जो बच गया क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम का लेवल हर जगह एक ही रहता है, जैसे अभी बना रहे थे बस वैसा ही रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अपने पास जीपी कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलेंगे। इन दिस सीरीज पावर इंक्रीजेस। पावर क्या होता है? इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। जनरल जीपी कैसा होता है? जो जनरल जीपी होता है, मतलब कभी हम लोग को जरूरत पड़ गया अगर टर्म्स लेने का तो हम लोग किसमें से लेंगे, तो वो होता है ए फर्स्ट टर्म, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके ये बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जीपी क्या है? तो जीपी इज दैट सीरीज in which ratio of consecutive terms are equal, ठीक है। ये इक्वल होता है, ये सेम है, और उसको बोलते क्या है? एंड इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको कॉमन रेशियो है, रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो आर निकलता कैसे है? a2 बाई a1। बोलने के लिए क्या होता है? an बाई an माइनस। यानी कि अगर बाद वाले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो रेशियो निकलता है जीपी में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो है। समझ गए? कॉमन रेशियो। एपी में जहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो। एपी में फर्स्ट टर्म, जीपी में भी फर्स्ट टर्म। एपी में नंबर ऑफ टर्म, जीपी में भी नंबर ऑफ टर्म्स। एपी और जीपी कैसे रिलेटेड? देखिए, एपी में जहां प्लस यूज करेंगे, जीपी में वहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। एपी में जहां हम लोग सब्सट्रैक्शन यूज करते थे, जीपी में वहां डिवीजन होता है। एपी में जहां मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, जीपी में वहां पे एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट। ये काम करते हैं। मान लीजिए जैसे हम आपसे ये बोले कि nth टर्म ऑफ जीपी, तो आप बोलिए सर पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, मतलब आर का पावर 0 है। सेकंड टर्म में आर का पावर 1 है। थर्ड टर्म में आर का पावर 2 है। एक यूनिट लेस चल रहा है, ठीक है, एक यूनिट लेस। तो कह सकते हैं कि nth टर्म में क्या होगा? ये रहेगा और इसके साथ आर का पावर n-1 होगा, ठीक है। आपको एपी का भी याद होगा, टीएन नहीं आता। एपी में जहां प्लस था, जीपी में मल्टीप्लिकेशन आया। एपी में जहां मल्टीप्लिकेशन है, n-1 और डी का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो देखिए पावर में चला गया n-1, ठीक है। तो एपी और जीपी ऐसे रिलेटेड। दूसरा एक जरूरी बात, नॉट एनी टर्म ऑफ जीपी कैन बी 0। जीपी का कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉट एनी टर्म एनी ऑफ जीपी इक्वल्स टू, कभी भी जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। याद है एपी में पढ़ते थे 0 इज द nth टर्म, फिर निकालते थे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जीपी में वो काम नहीं कर सकते। जीपी में कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा नॉन जीरो ही आएगा, वो कभी 0 नहीं आता, ठीक है। इसलिए 0 जीपी में कभी आता ही नहीं। अगला बात, इफ आर का मतलब कॉमन बेस ग्रेटर देन 1, तो वैसे केस में आप बोलेंगे इंक्रीजिंग जीपी। जीपी मेरा कैसा है? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग जीपी। अगर आपके आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गया, मतलब प्योर फ्रैक्शन लाइक 0.2 0.3 ये सब, ठीक है, उस समय मेरा जीपी क्या होगा? डिक्रीजिंग जीपी। उस समय जीपी को कहते हैं डिक्रीजिंग जीपी। और बाई द वे आर का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी आर मेरा नेगेटिव हो जाए, वैसे केस में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिलता है। यानी एक टर्म प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आएगा, तीसरा प्लस आएगा तो चौथा माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा तो फिर माइनस आएगा, ठीक है।
जब r का वैल्यू लेस देन 0 होता है ये तब भी। हाँ, कोई दिक्कत अभी तक जो भी बताए नोट कर लीजिए पहले। उधर नहीं दिख रहा है क्या? इसमें एक बोर्ड बड़ा है एक बोर्ड छोटा है इसीलिए से। हटा दे इसको। नहीं ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग से ये बोला गया कि 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब 4/5 टू द पावर 4 ऐसे करके डैश डैश बोला फाइंड 11th term of this sequence। इस सीक्वेंस का 11th टर्म निकालना है। क्या आपको सबसे पहले सीक्वेंस समझ में आया कितना है? 2 जीपी 1 जीपी और एक और पता है कौन डिसाइड करता है? ऊपर का नंबर। ठीक है, ऊपर का नंबर। आप अगर इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो आपको ना कभी भी थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म में वो रेशियो नहीं मिलने वाला। तो आप जब पूरे टर्म्स को देखेंगे तो वो तो वैसे भी जीपी में नहीं है, तो जीपी ढूंढना पड़ेगा। क्यों? कैसे पता चला जीपी होगा और कुछ नहीं होगा? हम आपको पहला लाइन क्या लिख के दिए थे? जीपी में पावर इंक्रीज करता है बोले थे। देखिए 5 का पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो पावर इंक्रीज कर रहा मतलब जीपी है। हमको केवल अरेंज करना है कि कैसा जीपी है ये, कौन कौन जीपी। 3/5 क्यूब के बाद कौन है? 3/5 का पावर 5, फिर कौन है? पावर 7 एंड सो ऑन। और दूसरा इसी में जीपी कौन है? 4/5 स्क्वायर 4/5 का पावर 4 4/5 का पावर 6 एंड सो। 2 जीपी है ना। मगर हमसे क्या डिमांड किया है कि इस वाले सीक्वेंस का 11th टर्म बताओ। तो ऑड प्लेसेस पे कौन चल रहा है? 3 चल रहा है या 4 चल रहा है? ऑड प्लेसेस 3 चल रहा है। तो हमसे तो ऑड टर्म पूछा ना, 11th टर्म मतलब ऑड टर्म, तो उस जगह पे 3 ही आएगा। अब आप देखिए 2 टर्म 2 ऐसा 5 होगा तो टोटल 10 टर्म आएगा। तो 11वां जो टर्म होगा वो 3 3 3 में से कौन सा टर्म होगा? देखते चलिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है,
फिर 9th आएगा, फिर उसके बाद में 11th होगा। यानी कि इस वाले सीरीज का हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 6th टर्म फाइंड करना है इस वाले सीरीज का 6th टर्म। तो आप ये कह सकते हैं कि T6 ऑफ 3/5 क्यूब and so on is equals to T11th term of given sequence। जो सीक्वेंस दिया गया है क्वेश्चन में उसके 11th टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस वाले जीपी का T6 निकालें। तो T6 निकालने का मतलब a के जगह 3/5, r की जगह कोई बताएगा? इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए बस। कितना है? 1/24। और उसका पावर अगर 6 टर्म निकाले तो यहाँ पे क्या पुट होगा? 6 - 1 a into r to the power n - 1। यार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3/5 into 1/5 to the power 2 10 हो जाएगा, यानी 3/5 का पावर 11 हो जाएगा। ये अपना आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर। देख लीजिए कहीं कुछ दिक्कत है? कुछ है कुछ पूरा नहीं समझ में आया? बिल्कुल देख 11th टर्म सीक्वेंस का मांगा ना, 2 टर्म 4 टर्म, ऐसे ही 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो जो 10th टर्म होगा वो तो 4 वाला होगा, तो उसके बाद वाला ना मेरा 11th टर्म आएगा। तो 11th टर्म 3 वाला कंफर्म। अब उसके बाद ऐसा ऐसा कितना पेयर बना था? 5। उसके बाद छठवां टर्म जो था वही ना सीक्वेंस का 11, यानी कि इस 3 वाले सीरीज का जो 6th टर्म होगा वो पूरे सीक्वेंस का 11th टर्म होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये जीपी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जैसे पता चला कि इस वाले जीपी का T6 निकालना है, फॉर्मूला लगा दिए a into r to the power n - 1 कैलकुलेट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन धाकड़ मिले तैयार। हाँ बोलिए ना, कहाँ तक? ये फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे, गेन का फॉर्मूला बोलिए तो जीपी का फॉर्मूला देखिए, कॉपी में देखिए, अभी तो लिखते हैं यार। क्या? a into r to the power n - 1, यही ना? a किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म लिख दिए 3/5। r जब निकालना है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, तो इसमें इससे डिवाइड चलिए करते हैं। 3/5 क्यूब में डिवाइड किए 3/5 से, तो ये 3 into 5/3 क्यूब हो जाएगा। ये और ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, 1/25 देगा 25। तो r के प्लेस में और यहाँ पावर में n - 1, तो 6th टर्म निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 6 होगा, तो 6 - 1 कर, ये तो 5 हो जाएगा। 25 का मतलब 5 का पावर 2 और उसका पावर 5 मतलब 5 का पावर 10। चलिए 5 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1 हो गया। और दिक्कत किसी को नहीं? चलिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है 2/9 माइनस 1 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब डॉट डॉट बोला गया फाइंड T7 into T9। क्या T7 और T9 निकाल के और उसका मल्टीप्लिकेशन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। क्या बोला वाला नहीं, बोला बस इसको फाइंड आपको पता लगाना होगा ये जीपी है कि। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट की कितना है? माइनस, और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड की कितना है? तो जीपी हो गया।
गया सबका? प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देख, सबसे पहला चीज a का वैल्यू कितना 1, r का वैल्यू -a, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग को चाहिए क्या t7। अगर हम t7 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a × r टू द पावर 6, ठीक है। तो 1 × -a का पावर 6, तो -a का पावर इवन है ना, इस कारण से ये प्लस हो जाएगा a6, ठीक है। हाँ कि ना? फिर उसके बाद t9 चाहिए a × r टू द पावर 8, a की जगह 1, r के प्लेस पे -a टू द पावर 8, फिर से माइनस का पावर कैसा इवन, तो ये प्लस हो जाएगा a8। और क्वेश्चन वाला बोला क्या कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 6 × a का पावर 8 दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। T3 is equals to 512, T7 is equals to 1024, बोला find T9 of this GP। GP में जब भी दो कंडीशन दिया, दो टर्म दिया मतलब दो कंडीशन दिया, तो वो इसलिए होता है ताकि आप A और R निकालें, A और R निकालें, ठीक है। हम लोग अप्लाई करेंगे। T3 का मतलब क्या होगा AR² दैट इज 512, T7 का मतलब क्या होगा AR6 इट इज 1024। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें? डिवाइड कर दीजिए, ये क्या यहाँ 4 आ गया, और इससे ये कैंसिल होगा कितनी बार? 2 बार, ठीक है। तो r टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो r का वैल्यू कितना आएगा 2 का पावर 1/4, r कितना आ गया 2 टू द पावर 1/4, मिल गया। r मिल गया, a मिला हुआ है हम लोग को नहीं, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर पुट करना है तो आप फर्स्ट वाले में पुट करें, ठीक है। तो a आप क्या कह सकते हैं 512 और बाई r² मतलब 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। 1/4 का पावर 2 करेंगे तो 1/2 पावर आएगा। अब 512 का मतलब 2 का पावर 9 होता है, और उसमें डिवाइड करना है 1/2 से। तो देखिए बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 - 1/2 कितना 17/2, 17/2 मिल गया। a का वैल्यू a मिल चुका है, r मिल चुका है, डिमांड है T9 का। T9 का फॉर्मूला हम लोग को पता है, AR8 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर 17/2 और इनटू R4 अगर 2 था तो R8 क्या 4 होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ सॉल्व करना है, तो ये दोनों पावर क्या होगा 2 का पावर 4 को हम लिखते 2 का पावर 2 ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। दोनों पावर ऐड होगा तो कितना आ गया 2 का पावर 21/2 आया। ऐड कर लीजिएगा 17/2 प्लस 2 एलसीएम में 4 ऐड होगा, 17 + 4 21 होता है, उसमें बाई 2 लग जाएगा, ठीक है। तो जीपी जो है वो पावर पे ही पूरा का पूरा काम करता रहे, और इससे आपको अवेयर होना होगा कि कितने पावर में क्या मिलता है। क्या हम लोग एपी में पढ़े थे, फिर से नाम सुनिएगा, क्या हम लोग एपी में पढ़े थे, लास्ट से पीएफ टर्म, एंड से पीएफ टर्म, वो कॉन्सेप्ट है, उसको एपीजीपी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर जीपी में भी पूछे पीएफ टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका दो केस बनता है। एक इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
दैट विल बी इक्वल्स टू n। अगर वो दिया है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि pth फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड दैट इज t n minus p plus 1, यानी n minus p plus 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, n minus p plus 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। AP में भी यही लिखो, ठीक है। तो अगर बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिफ्थ टर्म निकालो जिसमें टोटल 11 टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे 11 minus 5 plus 1, तो वो कितना हो गया 7। तो हम लोग कह सकते हैं 7th टर्म अगर बिगिनिंग से चले ना तो वो एंड से किसके बराबर 50 टर्म के, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन इसको। दूसरा, इफ लास्ट टर्म प्रोवाइडेड, अगर हम लोग के क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब L होता है, तो देखिए ये समझिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं और बाई द वे कॉमन रेशियो R है, तो राइट से लेफ्ट आइएगा तो कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा 1/r, ठीक है। क्या बन जाएगा 1/r। AP में क्या होता था प्लस d और माइनस d, GP में क्या होगा R और 1/r। तो हम लोग क्या किए कि A लिए, AR लिए, AR स्क्वायर लिए, ऐसे बढ़ते गए और लास्ट वाले को L लिख लीजिए। तो जब आप एंड से कैलकुलेशन कीजिएगा pth टर्म का, pth टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड से चलने पे पहला टर्म कौन मिलेगा L, ठीक है L। तो हम लिखेंगे L इंटू R की जगह क्या पुट करेंगे 1/r, और कौन सा टर्म निकालना है pth, तो p माइनस 1, ठीक है। लास्ट टर्म दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला है क्या, ये वाला फॉर्मूला है a इंटू r टू द पावर n माइनस p, बस इतना ही, ठीक है। पता चल गया कब किसको यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड सिक्स्थ मतलब सिक्स्थ टर्म, ठीक है। फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ GP √3 फिर 9, डॉट डॉट करके दिया, having 10 टर्म्स। इसके पास कितना टर्म्स है 10 टर्म्स। बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म है कि वो लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो कौन सा फार्मूला लगाएं, ए वाला कि बी वाला, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या करना था हमको 6 चाहिए था फ्रॉम एंड, तो 6 फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू बिगिनिंग से कौन सा होगा, हाँ बोलिए ना, बहुत ब्लर आ रहा है, आप लोग तब तक बताइए क्या हो। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से अभी आया, अभी आया, अभी क्लियर, हाँ मैं भी बोल सकता हूँ। बड़ा सवाल बचा है, बस खत्म ही। 6 फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू t, क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना था 10 माइनस 6 प्लस 1 यानी t5 हो जाएगा बिगनिंग से, और बिगनिंग से t5 के लिए फॉर्मूला क्या स्टार्ट करता है a r टू द पावर 4, a r टू द पावर 4, a कितना है ना अपने पास, a का वैल्यू कितना है √3 और r का वैल्यू क्या होगा 3 मतलब 3 का पावर 3/2, ये हो जाएगा a कितना √3 और r आप कैलकुलेट करके डिवाइड करके 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग t5 कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू कितना a और r टू द पावर 4, देखिए क्या होगा 3 का पावर 4 81 होता है और √3 का पावर 4 कितना होगा 9, तो
81 into 9 हो गया, इट इज 7 to 9, 7 to 9 729, और उसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देखिएगा आंसर 729 √3। आप लोगों को √3 का वैल्यू पता है 1.7, ठीक है। इसमें कभी मत पुट कीजिएगा, इसमें मतलब इसमें मैथ में कभी मत, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको कभी उस सब का काम नहीं पड़ता है। मैथमेटिक्स बोलता है कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, बाकी कैलकुलेशन तुम √3 में छोड़ दो, हम लोग ठीक है। आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री मांगे उसमें √3 में मत छोड़ो, नोट कीजिए।